नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आपका बिब्लियोफाइल स्टडी सेंटर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। जैसा कि आप सब जानते हैं, हमारी प्रैक्टिस क्लासेस चल रही है ग्रामर के लिए। उसी सीरीज़ में आज हम लोग नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, प्रोनाउन। तो आइए शुरू करते हैं। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, स्पॉट द एरर के क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। इसमें आपको एक सेंटेंस मिलता है और उस सेंटेंस को 4 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, ए, बी, सी और डी, जिसमें आपको सेंटेंस के किसी पार्ट में ग्रामेटिकल एरर मिल सकता है। सेंटेंस के जिस पार्ट में एरर होता है वही हमारा आंसर होता है। कई बार सेंटेंस बिल्कुल ठीक भी होता है, तो उस सिचुएशन में नो एरर हमारा जवाब होता है। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है, ही इज़ ए यूनिवर्सिटी प्रोफेसर बट ऑफ हिज 3 sons नाइदर हैज़ एनी मेरिट। ये कह रहा है कि वह एक यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर है और उसके 3 बेटे हैं, लेकिन तीनों में से कोई भी लायक नहीं है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने कौन सा प्रोनाउन यूज़ किया है, नाइदर। नाइदर जो है, ये अगर इसकी बात करें तो ये एक डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है और नाइदर जो है ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज़ किया जाता है। नाइदर मैक्सिमम और मिनिमम दो व्यक्ति, वस्तु, स्थान के लिए आ सकता है। तो हम लोग बोल सकते हैं कि नाइदर जो है उसको मैक्सिमम और मिनिमम जो है कौन सी एंटिटीज़ के लिए यूज़ करते हैं, नेगेटिव, और मैक्सिमम और मिनिमम दो के लिए हम लोग नाइदर का यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। लेकिन अगर क्वेश्चन में देखें तो यहाँ पर कितने बेटों की बात हो रही है, 3 बेटों की बात हो रही है। तो यहाँ हमें प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि नाइदर जो है वो मैक्सिमम और मिनिमम, ज़्यादा से ज़्यादा और कम से कम 2 व्यक्ति, 2 वस्तु, 2 स्थान के संदर्भ में आ सकता है। 2 से ज़्यादा के लिए फिर हमें प्रोनाउन चेंज करना पड़ेगा। और कौन सा प्रोनाउन यूज़ करना पड़ेगा, नन का यूज़ करना पड़ेगा। ये चीज़ आपको समझनी है। तो यहाँ नाइदर को रिप्लेस करेंगे नन से, इसलिए सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, कह रहा है द पुअर मैन पॉइजनड हिम एंड हिज ओन चिल्ड्रन, नो एरर। कि गरीब व्यक्ति जो है उसने स्वयं को जहर दे दिया और अपने बच्चों को जहर दे दिया। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, पॉइजनड हिम, यहाँ जो हमारा मीनिंग है वो है कि स्वयं को जहर दे दिया, खुद को जहर दे दिया। हम लोग लैंग्वेज में पढ़ते हैं कि जब भी स्वयं को, खुद को इस तरीके का मीनिंग आता है, या दूसरे शब्दों में बोले तो सब्जेक्ट के एक्शन का इम्पैक्ट, सब्जेक्ट के एक्शन का इम्पैक्ट सब्जेक्ट पर ही हो, सब्जेक्ट के एक्शन का इम्पैक्ट सब्जेक्ट पर ही हो, ऑब्जेक्ट पर नहीं हो, तो उस स्थिति में हम लोग जो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है वो ये मीनिंग दे रहा है कि जो गरीब व्यक्ति है उसने खुद को जहर दे दिया, मतलब कि जो एक्शन है जहर देने का, उसका इम्पैक्ट सब्जेक्ट पे, खुद पे ही है। ये पुअर तो एडजेक्टिव है, मैन आपका नाउन है, तो इसी के ऊपर इम्पैक्ट है। तो यहाँ हमें ऑब्जेक्टिव केस नहीं, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। और वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ही के लिए कौन सा है, हिमसेल्फ है। तो ये यहाँ पे हमारा करेक्शन होगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया कि द पुअर मैन पॉइजनड हिमसेल्फ एंड हिज ओन चिल्ड्रन, कि जो गरीब व्यक्ति है उसने स्वयं को और अपने बच्चों को जहर दे दिया। नेक्स्ट है, शी इज़ वन ऑफ द बेस्ट मदर्स दैट हैज़ एवर लिव्ड, कि वह उन बेहतरीन माँओं में से है जो कभी धरती पे जन्म ली है।
दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, ये दैट जो है इस सेंटेंस में हमारा रिलेटिव प्रोनाउन है। दैट इस सेंटेंस में हमारा क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन के पहले जो नाउन या प्रोनाउन हमें देखने को मिलता है उसको हम लोग लैंग्वेज में बोलते हैं एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं दोस्तों? एंटीसीडेंट। अब यहाँ पर एक रूल ऑफ एंटीसीडेंट काम करता है कि जो आगे वर्ब रिलेटिव प्रोनाउन को फॉलो करता है वो हमेशा डिपेंड करता है किस पर? एंटीसीडेंट पर डिपेंड करता है। इसको हम लोग बोलते हैं रूल ऑफ एंटीसीडेंट। क्या बोलते हैं? रूल ऑफ एंटीसीडेंट। रूल ऑफ एंटीसीडेंट क्या बोलता है कि रिलेटिव प्रोनाउन के बाद जो भी वर्ब यूज़ की जाएगी वो हमेशा एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाएगी। तो यहाँ पर जो हमारा एंटीसीडेंट मदर्स है वो प्लूरल है, तो इसलिए ये वर्ब भी हमें चेंज करनी पड़ेगी प्लूरल फॉर्म में, और हैज़ के स्थान पर यहाँ क्या आ जाएगा? हैव आ जाएगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगले क्वेश्चंस को समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है जॉन, आई एंड हरी हैव फिनिश्ड आवर स्टडीज़, कि जॉन ने, मैंने और हरी ने अपनी पढ़ाई जो है वो ख़त्म कर ली है। दोस्तों यहाँ पर देखिए, जॉन जो है इसकी बात करूँ तो ये थर्ड पर्सन है, आई की बात करूँ तो ये फर्स्ट पर्सन है, और यहाँ पर हरी की बात करूँ तो अगेन ये थर्ड पर्सन है। दोस्तों जब भी हम लोग एक से ज़्यादा प्रोनाउन यूज़ करते हैं सेंटेंस में, एक से ज़्यादा प्रोनाउन जब सेंटेंस में यूज़ करते हैं और सेंटेंस जो है कैसा मीनिंग कन्वे करे? पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करे। सेंटेंस जो है वो कैसा मीनिंग कन्वे करे? पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करे। तो उस सिचुएशन में जो हमारा ऑर्डर होता है, उस सिचुएशन में हमारा प्रोनाउन का जो ऑर्डर होता है वो होता है 2, 3, 1। इसका मतलब ये हुआ कि पहले हम लोग सेकंड पर्सन का यूज़ करते हैं, फिर थर्ड पर्सन का यूज़ करते हैं, और फिर फर्स्ट पर्सन का यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर क्या है कि सेकंड पर्सन तो है नहीं, तो हमें पहले थर्ड पर्सन लेना है, फिर फर्स्ट पर्सन लेना है। तो यहाँ जॉन, आई एंड हरी के लिए हमें लिखना पड़ेगा जॉन, हरी एंड आई। क्या लिखना पड़ेगा? जॉन, हरी एंड आई। ऐसा इसलिए क्योंकि भी जॉन और हरी दोनों थर्ड पर्सन है, तो वो पहले आ जाएंगे और उसके बाद में फर्स्ट पर्सन आई लग जाएगा। तो जॉन कॉमा हरी एंड आई, ये हमारा एप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर होगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, अक्सर एसएससी में इस पर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, कह रहा है आई एम योर्स अफेक्शनेट सन। दोस्तों यहाँ पर हम लोग ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव पार्ट है, इससे पिछले वाला जो पार्ट है पजेसिव को ऐड करना चाह रहे हैं। दोस्तों हमें यहाँ पे पजेसिव एडजेक्टिव की ज़रूरत है, और पजेसिव एडजेक्टिव यू की, अगर यू के पजेसिव एडजेक्टिव की बात करें तो वो पजेसिव एडजेक्टिव योर होता है, ना कि योर अपोस्ट्रोफ एस। तो ये सेंटेंस में हमारे पास पार्ट बी में एरर हो गया। हमारा करेक्ट सेंटेंस क्या बनेगा? आई एम योर अफेक्शनेट सन, कि मैं आपका प्यारा दुलारा बेटा हूँ। आगे चलते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 को देखिए। कह रहा है बोथ मी एंड माई सिस्टर वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, कि मैं और मेरी बहन दोनों कहाँ गए थे? बोर्डिंग स्कूल में गए थे। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, कंजंक्शन की बात करें तो कंजंक्शन के आगे और पीछे हमें दो केसेस यहाँ पर मिल रहे हैं। मी की अगर मैं बात करूँ तो मी जो है यहाँ पर अपना ऑब्जेक्टिव केस है, और सिस्टर की अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये सब्जेक्टिव केस है। दोस्तों ग्रामर में हम लोग एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, और जो कॉन्सेप्ट है वो कहता है कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं? कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म पढ़ते हैं। कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म दोस्तों ये कह रहा है कि कंजंक्शन के आगे पीछे, कंजंक्शन के आगे पीछे जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच हमेशा कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। कंजंक्शन के आगे पीछे पार्ट्स ऑफ स्पीच जो है
वो हमेशा कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो अब यहाँ कंजंक्शन के आगे तो सब्जेक्ट है, पीछे ऑब्जेक्ट है, तो ये गड़बड़ हो गया। तो हमें यहाँ पर भी सब्जेक्टिव केस चाहिए। इस मी को किस में चेंज कर देंगे, आई में। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस हो गया बोथ आई एंड माई सिस्टर। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन कह रहा है इट वॉज हिम हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम, कि ये वो था जो दौड़ता हुआ कहाँ पे आया था, कक्षा में। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, इट वॉज हिम लिखा हुआ है। दोस्तों इट के साथ हम लोग एक स्ट्रक्चर पढ़ते हैं प्रोनाउन चैप्टर में कि इट के बाद हम लोग हमेशा सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं, सिंगुलर वर्ब का यूज़ करते हैं। प्लस हमेशा आगे सब्जेक्टिव केस फॉलो करता है। इट को हमेशा कौन सा केस फॉलो करता है, सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्ट फॉलो करता है, ना कि यहाँ पर हम लोग ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। तो इट वॉज हिम नहीं होगा, हिम के स्थान पर क्या होगा, ही होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में। करेक्ट सेंटेंस क्या होगा, इट वॉज ही हु केम रनिंग इन टू द क्लासरूम। ठीक है दोस्तों, तो सेंटेंस के पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है मे आई नो टू हु आई एम स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, टू है और टू के बाद में हु है। दोस्तों हम लोग प्रोनाउन में एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। कॉन्सेप्ट ये बोलता है दोस्तों कि अंग्रेज़ी में कभी भी आपको प्रेपोजिशन क्या मिल जाए, प्रेपोजिशन, तो प्रेपोजिशन के बाद हम लोग हमेशा ऑब्जेक्टिव केस का इस्तेमाल करते हैं। किसका इस्तेमाल करते हैं, ऑब्जेक्टिव केस का। यहाँ पर अगर मैं टू की बात करूँ, टू जो है ये क्या है, प्रेपोजिशन है। एक चीज़ और समझिएगा, हु और हुम ये दो हमारे पास वर्ड्स हैं लैंग्वेज के अंदर। दोस्तों हु जो है ये हमेशा सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट करता है और हुम जो है ये हमेशा किसको रिप्रेजेंट करता है, ऑब्जेक्ट को। तो अभी हमने सीखा कि कॉन्सेप्ट कहता है कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्ट आना चाहिए। तो यहाँ पर टू प्रेपोजिशन के बाद सब्जेक्ट फॉर्म का यूज़ नहीं करेंगे, ऑब्जेक्ट फॉर्म का यूज़ करेंगे, और यही हमारा करेक्शन है। सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है। करेक्ट सेंटेंस होगा मे आई नो टू हुम आई एम स्पीकिंग, क्या मैं जान सकता हूँ कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो लेट मी नो एट व्हाट टाइम आई कैन एक्सपेक्ट यू। ये कह रहा है कि अगर तुम कल घर आ रहे हो तो मुझे बताओ कि कौन से समय मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि तुम आओगे, कितने बजे आओगे, ये मुझे बताओ। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, लिखा हुआ है इफ़ योर कमिंग होम। देखिए यहाँ पर कमिंग वर्ब है, वर्ब से पहले हमें सब्जेक्ट की ज़रूरत होती है। योर जो है ये तो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, तो यहाँ हमें सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, और ये मेन वर्ब से पहले हेल्पिंग वर्ब भी आ जाएगी जो अपन आर ले लेंगे। तो जो प्रॉपर स्ट्रक्चर होगा वो होगा इफ़ यू आर कमिंग होम टुमारो। तो ये हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। अब हम लोग आगे चलते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ही इज़ फैटर देन मी, कि वह मेरे से ज़्यादा मोटा है। दोस्तों यहाँ पर ही जो है सेंटेंस में हमारा क्या है, सब्जेक्ट है। दोस्तों कंपैरिजन का एक बहुत ही बेसिक नियम है और वह बोलता है कि इट इज़ ऑलवेज बिटवीन सेम कैटेगरी। कंपैरिजन का एक नियम है दोस्तों कि कंपैरिजन या तुलना हमेशा समान लोगों के या समान चीज़ों के बीच में होती है। तो दोस्तों यहाँ ही सब्जेक्ट है, तो हमें सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से ही करनी पड़ेगी। अब हमें कैसे पता चलेगा कि तुलना हो रही है, तो यहाँ ध्यान दीजिए, फैट एडजेक्टिव है, यहाँ पे हमारे पास एक एडजेक्टिव है और वो एडजेक्टिव कौन सा है, फैट। उसका हमने कंपैरेटिव डिग्री यूज़ किया है, फैटर। तो कंपैरेटिव डिग्री का यूज़ कंपैरिजन करने के लिए होता है। दूसरा तरीका यहाँ पर देन लगा हुआ है, देन जो है ये हमेशा कंपैरेटिव डिग्री को ही फॉलो करता है।
तो यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा कि तुलना हो रही है। और फिर तुलना का नियम क्या है कि तुलना हमेशा समान चीज़ों के बीच में होती है, तो सब्जेक्ट की तुलना सब्जेक्ट से करनी पड़ेगी। तो ये मी जो है इसको किस में चेंज करना पड़ेगा, आई में। तो करेक्ट सेंटेंस होगा ही इज़ फैटर देन आई। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। 11 देखिए, कह रहा है आई एंड हिम आर वेरी गुड फ्रेंड्स। अभी अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था सेंटेंस में कि कंजंक्शन के आगे पीछे हमेशा सेम केस होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म। अब यहाँ पर हिम जो है ये तो ऑब्जेक्ट है और आई जो है ये सब्जेक्ट है, तो हमें यहाँ पर भी सब्जेक्ट चाहिए। तो हिम को जो है किससे रिप्लेस करेंगे, ही से। तो हमारा जो फाइनल स्ट्रक्चर होगा, अब इसमें हम लोग 2, 3, 1 का भी यूज़ कर लेंगे कि भी एक से ज़्यादा अगर प्रोनाउन है तो ऑर्डर क्या रखेंगे, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन। तो पहले ही ले लेंगे। तो यहाँ पर जो फाइनल स्ट्रक्चर हमें मिलेगा वो मिलेगा ही एंड आई। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, कह रहा है आई एंड ही हैव प्रिपेयर्ड द लेसन थॉरोली, कि उसने और मैंने जो है बहुत ही अच्छे से अपने चैप्टर को, लेसन को तैयार कर लिया है। अभी मैंने आपको बताया था कि सेंटेंस में अगर एक से ज़्यादा प्रोनाउन हो और प्रोनाउन पॉजिटिव मीनिंग कन्वे कर रहे हो, तो यहाँ पे जो ऑर्डर होता है प्रोनाउन का वो होता है 2, 3, 1, यानी कि पहले सेकंड पर्सन, उसके बाद में थर्ड पर्सन और अंत में फर्स्ट पर्सन का यूज़ हम लोग करते हैं। अब चूंकि यहाँ सेकंड पर्सन तो है नहीं, तो पहले थर्ड पर्सन आएगा फिर फर्स्ट पर्सन, तो हमें लिखना पड़ेगा ही एंड आई। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। दूसरा देखिए क्वेश्चन नंबर 13, कह रहा है द बॉय हु स्टडीज़ हार्ड ही विल पास विद फ्लाइंग कलर्स, कि वह लड़का जो मेहनत से पढ़ रहा है अच्छे नंबरों से पास होगा। तो देखिए ये जो हमारा सब्जेक्ट है बॉय, उसी की तो हम लोग बात कर रहे हैं कि वो मेहनत से पढ़ता है और अच्छे नंबरों से पास होगा। तो दोस्तों ये जो सब्जेक्ट है इसी को हम लोग आगे कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे। यहाँ पे दोबारा हमें प्रोनाउन से इस सब्जेक्ट को रिप्लेस करने की ज़रूरत नहीं है। तो ये ही जो है यहाँ पर सुपरफ्लुअस है, आवश्यकता से अधिक है, इसकी आवश्यकता नहीं है। तो सेंटेंस के पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। करेक्ट सेंटेंस होगा द बॉय हु स्टडीज़ हार्ड विल पास विद फ्लाइंग कलर्स। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला देखते हैं। कह रहा है माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड आई टू स्टे बैक, कि मेरे जो चाचा हैं उन्होंने मेरे दोस्त पे और मुझ पे दबाव दिया कि हम लोग जो है स्टे बैक, कि पीछे रहे, वहाँ नहीं आए। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, फोर्स्ड क्या है, वर्ब है। हम लोग एक रूल पढ़ते हैं प्रोनाउन में कि वर्ब से पहले हम लोग हमेशा सब्जेक्टिव केस का यूज़ करते हैं, यानी सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, और वर्ब के बाद में हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी ऑब्जेक्ट का यूज़ करते हैं। अब यहाँ फोर्स्ड वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए, तो माई फ्रेंड के बाद में ये आई जो है ये तो सब्जेक्ट फॉर्म में है, तो ये यहाँ पर गड़बड़ है, क्योंकि वर्ब के बाद में हमें ऑब्जेक्ट चाहिए। तो इस आई को हम लोग किस में चेंज करेंगे, मी में चेंज करेंगे। यही हमारा यहाँ पर एरर है। सेंटेंस के पार्ट बी में एरर आएगा, ये होगा माई अंकल फोर्स्ड माई फ्रेंड एंड मी टू स्टे बैक। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है। नेक्स्ट आपको दिया हुआ है दोस्तों, एट माई साइट ही रेन इनसाइड द हाउस बिकॉज ही डिड नॉट लाइक टू मीट मी। ये कह रहा है कि मुझे देखने पर वो घर के अंदर भाग गया क्योंकि वो मुझसे नहीं मिलना चाहता था। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है एट माई साइट, मुझे देखने पर। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो ठीक नहीं है। पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में यहाँ पर आपने वर्ब ले लिया, तो ये स्ट्रक्चर हमें यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा। हमने को लिखना पड़ेगा एट साइट ऑफ मी। क्या लिखना पड़ेगा, एट साइट ऑफ मी, कि मुझे देखने पर। एट साइट ऑफ मी ही रैन, फिर यहाँ से कनेक्ट हो जाएगा एट साइट ऑफ मी, कि मुझे देखने पर ही रैन इनसाइड द हाउस, वह घर के अंदर भाग गया था क्योंकि वो मुझसे मिलना नहीं चाहता था। तो ये स्ट्रक्चर यहाँ चेंज करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों, आई एंड टीना विल गो टू द मार्केट इन द इवनिंग, कि मैं और टीना जो है शाम को बाज़ार जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, एक से ज़्यादा प्रोनाउन है, तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन
जो है वो गलत है। तो ऑर्डर ऑफ प्रोनाउन 2, 3, 1 होता है कब? जब सेंटेंस कैसा मीनिंग कन्वे करे? पॉजिटिव मीनिंग कन्वे करे, सकारात्मक अर्थ प्रकट करे। मतलब पहले सेकंड पर्सन, फिर थर्ड पर्सन, फिर फर्स्ट पर्सन। तो यहाँ पर फर्स्ट पर्सन पहले है और थर्ड पर्सन बाद में है, तो ये गलत हो गया। हमें क्या लिखना पड़ेगा? टीना एंड आई, ये हमारा यहाँ पर करेक्शन होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है? पार्ट ए में यहाँ पर एरर है। अगला देखिए, कह रहा है रुस्तम एंड माई सेल्फ सॉ द पिक्चर, कि रुस्तम ने और मैंने जो है तस्वीर देखी थी। दोस्तों कॉन्सेप्ट ऑफ पैरेललिज्म बताया था आपको एक क्वेश्चन में, वो ही यहाँ पर अप्लाई हो रहा है। कंजंक्शन के आगे और पीछे हमेशा सेम केस का यूज़ करना पड़ता है। तो यहाँ कंजंक्शन से पहले रुस्तम जो सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हमें कंजंक्शन के बाद में भी सब्जेक्ट फॉर्म में ही यूज़ करना पड़ेगा। माई सेल्फ जो है दोस्तों ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। माई सेल्फ जो है ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है अंग्रेज़ी में ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ किया जाता है। तो जब कंजंक्शन के पीछे सब्जेक्ट है तो कंजंक्शन के आगे भी सब्जेक्ट होना चाहिए। तो ये माई सेल्फ को हम लोग रिप्लेस करेंगे किससे? सब्जेक्ट आई से। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। ये बनेगा रुस्तम एंड आई सॉ द पिक्चर, कि रुस्तम ने और मैंने तस्वीर देखी थी। आगे देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है देयर इज़ नो एग्रीमेंट बिटवीन यू एंड आई सो वी आर टू गो आर वे। कह रहा है कि तुम्हारे और मेरे बीच कोई समझौता नहीं है, इसलिए हम दोनों अपने अपने रास्ते जाएंगे। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, बिटवीन की अगर बात करूँ तो प्रेपोजिशन है। आपको अभी अभी एक कॉन्सेप्ट बताया था किसी क्वेश्चन में कि प्रेपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस यानी कि ऑब्जेक्ट आता है। अब यहाँ बिटवीन प्रेपोजिशन है तो यहाँ हमें आगे ऑब्जेक्ट चाहिए। अब यू जो है दोस्तों, यू जो प्रोनाउन है ये सब्जेक्ट फॉर्म में और ऑब्जेक्ट फॉर्म में दोनों में क्या रहता है? सेम है। तो यहाँ यू से तो कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आई जो है वो सब्जेक्ट फॉर्म में है, उसे हमें ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ आई के स्थान पर हमें क्या लिखना पड़ेगा? मी लिखना पड़ेगा। तो इस आधार पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में हम लोग एरर बोल सकते हैं? पार्ट बी में एरर बोल सकते हैं। अगला देखिए दोस्तों, कह रहा है द आंट हु वॉज नियर बाई वॉकड फॉरवर्ड एंड बिट द हंटर शार्पली इन द एंकल। कह रहा है कि जो चींटी नज़दीक में थी वो तेज़ी से आगे बढ़ी और उसने शिकारी के टखने पर काट लिया। अब दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए, आंट की अगर मैं बात करूँ तो ये आंट जो है यहाँ पर ये किसके लिए है? चींटी के लिए। अब चींटी क्या है दोस्तों? एक तरीके के एनिमल बोल सकते हैं या इंसेक्ट आप बोल सकते हो। दोस्तों जब भी एनिमल या इंसेक्ट वगैरह की बात करते हैं हम अंग्रेज़ी में, तो वहाँ पर हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन विच या फिर दैट का उपयोग करते हैं। रिलेटिव प्रोनाउन विच या दैट का उपयोग हम लोग करते हैं। हु जो है ये एज अ रिलेटिव प्रोनाउन दोस्तों लिविंग बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। किसके लिए यूज़ किया जाता है? लिविंग बीइंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये यहाँ पर गड़बड़ी हो गई, तो हम हु को रिप्लेस करेंगे या तो विच से या फिर किससे? दैट से। तो यहाँ पर सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है सच रूल्स डू नॉट अप्लाई टू यू एंड मी। इस तरीके के नियम तुम पे और मेरे पे लागू नहीं होते। अगेन दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, टू जो है ये हमारा क्या है? प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद हमेशा क्या आता है? ऑब्जेक्टिव केस आता है। तो अगर अपन बात करें यू की, तो यू तो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट फॉर्म में सेम रहता है। हमें इस सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट फॉर्म में चेंज करना पड़ेगा। आई का ऑब्जेक्टिव फॉर्म क्या होता है? मी। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया? पार्ट सी में यहाँ पर एरर हो गया। आगे देखिए, कह रहा है वन ऑफ द बॉयज हु ऑलवेज गिव द करेक्ट आंसर इज सैमुअल। कि लड़कों में से एक जो हमेशा सही उत्तर देता है वो कौन है? सैमुअल है। दोस्तों वन ऑफ का स्ट्रक्चर जब भी हम लोग यूज़ करते हैं तो नाउन प्लूरल आता है और वर्ब सिंगुलर। लेकिन यहाँ पर देखिए रिलेटिव प्रोनाउन कौन है? हु। तो रिलेटिव प्रोनाउन से पीछे बॉयज़ अपना एंटीसीडेंट हो गया, तो आगे जो वर्ब है वो रूल ऑफ एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग बॉयज़ पे डिपेंड करेगी। बॉयज़ प्लूरल है तो इसलिए हमने यहाँ पर कैसा वर्ब यूज़ किया है? प्लूरल वर्ब। फिर हम लोग आगे गए
तो ये लड़कों में से एक, अल्टीमेटली सब्जेक्ट एक है हमारा, तो इसलिए वर्ब कैसी आ गई, सिंगुलर। तो इस बार सेंटेंस में हमें कोई करेक्शन करने की ज़रूरत नहीं है, हमारा आंसर जो है वो नो एरर है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है वन शुड रेस्पेक्ट द रिलीजन्स ऑफ अदर्स एज मच एज हिज ओन, कि किसी भी व्यक्ति को दूसरे के धर्मों का भी उतना ही सम्मान करना चाहिए जितना कि वो खुद के धर्म का करते हैं। दोस्तों यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट समझिए कि जब भी हम लोग किसी सेंटेंस में वन को एज ए सब्जेक्ट यूज़ करते हैं तो वन के लिए जो पॉजेसिव केस है वो फिक्स है। वन के लिए पॉजेसिव केस जो है हमारे पास फिक्स है। वन के लिए हम लोग हमेशा कौन सा पॉजेसिव केस यूज़ करते हैं, वंस यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपने पॉजेसिव केस कौन सा यूज़ किया है, हिज। हिज जो है ये किसका पॉजेसिव केस है, ये तो ही का है। तो जब सब्जेक्ट ही होता तब हम लोग किसका उपयोग करते हैं, हिज का। अब यहाँ सब्जेक्ट हमारा वन है तो हम लोग हिज का यूज़ नहीं करेंगे, वंस का यूज़ करेंगे। ये यहाँ पर हमारा यहाँ करेक्शन होगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर है, पार्ट सी में यहाँ पर एरर है। क्वेश्चन नंबर 23 देखिए, कह रहा है इट इज़ आई हु इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर द डिले। दोस्तों यहाँ ध्यान दीजिए कि ये जो हु है ये यहाँ पर सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है। किसकी तरह काम कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन की, कि ये मैं था जो देरी के लिए जिम्मेदार था। तो यहाँ पर जब भी हम लोग रिलेटिव प्रोनाउन से एसोसिएट करते हैं एंटीसीडेंट को, तो रूल ऑफ एंटीसीडेंट के अकॉर्डिंग ये जो वर्ब है ये किस पर डिपेंड करेगी, एंटीसीडेंट पे। अब आई के साथ हम लोग लैंग्वेज में इज़ यूज़ नहीं करते हैं दोस्तों, कौन सा वर्ब यूज़ करते हैं, एम यूज़ करते हैं। तो ये करेक्शन हमें यहाँ पर करना पड़ेगा। सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट बी में यहाँ पर एरर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं 24। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है दोस्तों, द चिल्ड्रन विच आर असेंबल्ड इन द हॉल आर द वंस चोजन फॉर द फील्ड ट्रिप, कि वे लड़के जो हॉल में इकट्ठा हुए हैं वे वो हैं जिनको फील्ड ट्रिप के लिए चुना गया है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, चिल्ड्रन जो है इनको हम लोग आगे एसोसिएट कर रहे हैं। दोस्तों चिल्ड्रन की बात करें तो ये कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लिविंग बीइंग, सजीव की कैटेगरी में आते हैं। तो हम लोग इनके लिए सब्जेक्ट फॉर्म में, हम लोग इनके लिए सब्जेक्ट फॉर्म में, सब्जेक्टिव केस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, सब्जेक्टिव केस में कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन यूज़ करते हैं, रिलेटिव प्रोनाउन हु का इस्तेमाल करते हैं। विच जो है दोस्तों एज अ रिलेटिव प्रोनाउन नॉन लिविंग और एनिमल्स के लिए आता है, तो इसलिए इस विच को हटाएंगे, कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन लगाएंगे, हु, क्योंकि चिल्ड्रन लिविंग बीइंग है उसे हमें एसोसिएट करना है। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया, पार्ट ए में यहाँ पर एरर हो गया। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु डू यू थिंक आई मेट, कि आपको क्या लगता है कि मैं किससे मिला था। तो हु डू यू थिंक आई मेट, तो ये कह रहा है कि आपको क्या लगता है कि मैं किससे मिला था। तो मैं मिला था यहाँ पर मतलब आई जो है ये एक्शन कर रहा है, तो ये क्या है, सब्जेक्ट है। अब ये कह रहा है कि मैं किससे मिला था, तो जिससे आप मिलेंगे वो ऑब्जेक्ट है, तो हु नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, हुम। यहाँ पर क्या होगा, हुम। तो हमें जो है पार्ट ए में यहाँ पर एरर है, हु को रिप्लेस करेंगे किससे, हुम से। हुम डू यू थिंक आई मेट, कि आपको क्या लगता है कि मैं किससे मिला था, हुम डू यू थिंक। तो एक पार्ट में एरर हो गया। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है दिस इज़ द गर्ल हुज ब्रदर इज़ ए डॉक्टर, कि ये वो लड़की है जिसके पिताजी क्या है, डॉक्टर है। तो दोस्तों दिस जो है ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, संकेतवाचक सर्वनाम। तो ये इंडिकेट करने के लिए कि ये वो लड़की है जिसके भाई जो है वो डॉक्टर है। तो दोस्तों ये हुज जो है ये रिलेटिव प्रोनाउन हु का पॉजेसिव केस है, और ये रिलेट करने के लिए है। एंटीसीडेंट गर्ल सिंगुलर है, उसको हमने आगे सिंगुलर से रिलेट कर दिया। तो इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, सेंटेंस बिल्कुल ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नो एरर। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है दोस्तों दे बॉट टू देमसेल्फ दिस डिज़ास्टर। दोस्तों यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट जो है वो दे है, और इसके लिए हमने यहाँ पर एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज़ करी है।
दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है वो हमेशा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है। किसके अकॉर्डिंग यूज़ की जाती है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर हमारे पास जो सब्जेक्ट है दे, वो कैसा है? तो आप कहेंगे कि सर दे जो है वो कैसा है? प्लूरल है। तो हमें इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगानी पड़ेगी। तो दे के अकॉर्डिंग जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लगेगी वो कौन सी लगेगी? देमसेल्व्स लगेगी। कौन सी लगेगी? देमसेल्व्स। तो यहाँ देमसेल्फ गलत है, देमसेल्फ को किससे रिप्लेस करना पड़ेगा? देमसेल्व्स से। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में यहाँ पर एरर है दोस्तों? पार्ट बी में यहाँ पर एरर है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 28। तो ये कह रहा है द आर्टिकल सजेस्ट्स दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस यू शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट अ वेल बैलेंस्ड डाइट। ये कह रहा है, ये अखबार में जो आर्टिकल आया है उसमें ये सुझाव दिया गया है कि कोई भी व्यक्ति जब अनावश्यक तनाव में हो, तो असामान्य तनाव में हो, तो उसे विशेषकर ध्यान रखना चाहिए अपने भोजन का, और कैसी डाइट लेनी चाहिए? वेल बैलेंस्ड डाइट लेनी चाहिए। दोस्तों यहाँ पर देखिए, हमने जो प्रोनाउन यूज़ किया है वो कौन सा यूज़ किया है? यू यूज़ किया है। और हमें किसको रिप्लेस करना है? पर्सन को। तो दोस्तों पर्सन जो है वो थर्ड पर्सन है, उसके लिए है, तो इसलिए हम यहाँ सेकंड पर्सन से इसको रिप्लेस नहीं करेंगे। तो यहाँ हम कौन सा सब्जेक्टिव फॉर्म यूज़ करेंगे? ही, जो थर्ड पर्सन के लिए सिंगुलर में यूज़ किया जाता है। तो हमारा करेक्ट सेंटेंस होगा द आर्टिकल सजेस्ट दैट व्हेन अ पर्सन इज अंडर अनयूजुअल स्ट्रेस ही शुड बी स्पेशली केयरफुल टू ईट ए वेल बैलेंस्ड डाइट। तो यहाँ पर सेंटेंस के पार्ट बी में एरर है, यू के स्थान पर हमें किसका यूज़ करना पड़ेगा? ही का। अब आगे देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन कह रहा है वन मस्ट ओबे वंस टीचर्स, कि कोई भी जो व्यक्ति है उसे हमेशा अपने गुरुजनों के निर्देशों का पालन करना चाहिए, उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। दोस्तों वन जब भी सब्जेक्ट बनता है, अभी अभी मैंने आपको बताया पजेसिव वंस आता है, तो यहाँ पर पजेसिव भी ठीक है, ये मॉडल है, हेल्पिंग वर्ब, ये मेन वर्ब। मॉडल के बाद हमेशा मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का हम लोग यूज़ करते हैं, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। तो इस बार सेंटेंस में कोई एरर नहीं है, ऑप्शन डी जो है ये अपना करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के सेशन का अंतिम प्रश्न आ गया है दोस्तों, कह रहा है व्हेन वन टेक्स ग्रेट रिस्क्स दे मस्ट बी प्रिपेयर्ड फॉर ग्रेट लॉसेस, कि जब भी कोई व्यक्ति बड़ी रिस्क लेता है, बड़ा खतरा मोल लेता है, तो उसको तैयार रहना चाहिए कि उसे बड़ा नुकसान भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि जब आप रिस्क लें तो हमेशा ही आपको फ़ायदा हो, नुकसान भी आपको हो सकता है। अब दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जब भी सेंटेंस में सब्जेक्ट के तौर पे वन का यूज़ करते हैं और आगे आपको अगर दोबारा सब्जेक्ट की आवश्यकता पड़े तो हम लोग वन को ही दोबारा इस्तेमाल करते हैं। अगर हमने वन को सब्जेक्ट कंसीडर किया है, हम उसे किसी दूसरे प्रोनाउन से रिप्लेस नहीं कर सकते। तो इसलिए दे के स्थान पर भी हमें कौन से सब्जेक्ट का यूज़ करना पड़ेगा? वन का यूज़ करना पड़ेगा। तो सेंटेंस के कौन से पार्ट में एरर हो गया दोस्तों? पार्ट ए में एरर हो गया, दे के स्थान पर यहाँ पर क्या आएगा? वन आएगा। तो इसी के साथ ये सेशन अपना यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आपको क्वेश्चन समझ में आए हैं। वीडियो आपको अगर पसंद आता है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू सो मच।